नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल में आप लोग देख ही लिए होंगे, यानी कि आज से हम हिंदी विषय यानी सामान्य हिंदी का हम एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, अगर हो सकता है कुछ चैप्टर छोटे रहेंगे तो 2 वीडियो में खत्म करेंगे। तो ये मेन टारगेट ये है कि यूपीएसआई का जो एग्जाम होने वाला है अगले महीने 15-16 मार्च को, उसके पहले ही हम आपसे वादा करते हैं संपूर्ण हिंदी को हम पूरा इससे रिवीजन करवाएंगे, यानी कि आपको पढ़ाएंगे। ये हम ये बुक से पढ़ा रहे हैं, ये बुक RWA, ठीक है, रोजगार विथ अंकित का बुक है ये। उनको पूरा क्रेडिट हम देते हैं इस वीडियो पर, ठीक है, उनका ही पूरा क्रेडिट जाएगा इसको। हम एक रिवीजन के तौर पर हम इस पर ला रहे हैं, ठीक है। और बाकी अगर ये वीडियो सर तक पहुंचती है तो सर आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पर कॉपीराइट या स्ट्राइक मत दीजिएगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक चैप्टर खत्म करेंगे, क्या, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, हिंदी भाषा का विकास, उपभाषा एवं बोलियां। ठीक है, ये चैप्टर आज हम फटाफट खत्म करेंगे। इसमें आपको थ्योरी का भी रहेगा और इसके अलावा जो आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा उससे आपका रिवीजन पूरा कंठस्थ हो जाएगा और वहीं ऑब्जेक्टिव में से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। ये वीडियो आप यूपीएसआई के लिए देख सकते हैं, होम गार्ड में तो आएगा नहीं हिंदी। आप यूपी पुलिस यानी कि 2 विषयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं हिंदी जिसमें आते हैं वो सभी इसको देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू कर देते हैं आज ये क्लास को। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझने के लिए बात करते हैं। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, ठीक है, यहाँ जूम करने पर नहीं कट जा रहा है, ऐसे ही देखिए, ठीक है, इतने पर ही, क्योंकि जूम करने पर वो A4 मतलब कि जो यूट्यूब का साइज होता है वो कट जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाषा की परिभाषा, सबसे पहले लिखा है भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा क्या दिया गया है, देखिए इसमें बहुत सारे बड़े बड़े दिए गए हैं, पूरा थ्योरी बेस में लिखा गया है। हम आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको मैं बताऊंगा। भाषा जो सामान्यतः मनुष्य द्वारा बोली जाती है, जो कि एक स्पष्ट ध्वनि हो, उसे भाषा बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल दें, लाला मोहनिया, ये भाषा नहीं कहलाए, ये एक ध्वनि है, स्पष्ट ध्वनि, यानी कि जिसको हम एक किसी अर्थ के रूप में पहचान सके, समझ सके, वह एक भाषा होती है। अब बशर्ते ये नहीं है कि हम हिंदी बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं, अभी हम उड़िया बोलेंगे या मलयालम तेलुगु, उसको आप समझ नहीं पाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाषा नहीं है, वो भी भाषा ही है, क्योंकि उनके लैंग्वेज में उसका अर्थ निकल रहा है, क्योंकि हमारे लैंग्वेज हमारा अर्थ हम समझ रहे हैं, तो वो भी भाषा होती है। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए भाषा का जो है ये भस धातु से उत्पन्न हुई है। ये चीज इंपॉर्टेंट क्या, भस धातु, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, किस धातु से निर्माण हुआ, तो भस धातु संस्कृत के भाषा है, संस्कृत के भस धातु। धातु क्या होता है, जैसे किसी एक मूल रूप होता है, उससे किसी की उत्पत्ति होती है, व्युत्पत्ति होती है, वो एक भस धातु होते हैं, यानी कि वो धातु रूप से जाना जाता है। जैसे पठ, पठ एक धातु रूप हुआ। अब पढ़ना से हम पढ़वाना या पढ़ना या पढ़वाया गया या किसी के द्वारा पढ़वाया गया, हम पढ़े नहीं, ये सब मूल रूप तो पढ़ना ही है ना मेन। उसके अलावा हम उसको चाहे जो करें, चाहे पढ़ रहे हैं चाहे पढ़ नहीं रहे हैं, चाहे पढ़ेंगे या पढ़ता था पढ़ते हैं, कुछ भी हो, वह एक मूल रूप से व्युत्पत्ति तो होकर जाकर निकलती है, ठीक है, वह एक भाषा के रूप में होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसमें तमाम चीजें लिखी गई हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना सुनना है, बिल्कुल आराम से इसको सुनना है। बाकी आप लोग देख सकते हैं, इसमें नोट्स वगैरह कुछ भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर बना सकते हैं पॉइंट वाइज लिख लेना, बस इतना ही समझने। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि देखिए भाष धातु हो गया, भाषा क्या है, स्पष्ट बोली होती है ध्वनि की, उसे भाषा कहते हैं। जो कि हम भाषा के माध्यम से क्या क्या हम किसी भावनाओं को या अपनी व्यथा को, विचारों को व्यक्त करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के व्यक्त, ठीक है, एक दूसरे के बीच हम अपनी भावना विचार जो भी है उसको व्यक्त करते हैं भाषा के माध्यम से। अब भाषा
लिखित भी हो सकती है, अलिखित भी यानी कि मौखिक भी, लिखित भी, ये सब कई रूपों में आ सकती है। ठीक है। अब भाषा की परिभाषा कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग भी दिया है। ठीक है, ठीक है, अलग अलग देते हैं। जैसे आचार्य देवेंद्र नाथ के अनुसार भाषा की परिभाषा उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा उस जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं उसे यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। ठीक है, ये आचार्य देवेंद्र नाथ के अनुसार भाषा की परिभाषा दी गई। इनके अनुसार ये बताया गया कि उच्चारित जो ध्वनि संकेत की सहायता से हम अपने भाव विचार पूर्ण अभिव्यक्ति को हम मनुष्य के एक दूसरे के बीच विचार विमर्श जो होते हैं परस्पर एक दूसरे के बीच यादृच्छिक रूढ़ के रूप में हम आदान प्रदान करते हैं। भारत एक प्राचीन सनातन देश है। संस्कृत इस देश की सबसे प्राचीन भाषा है। सबसे प्राचीन भाषा क्या होती है? संस्कृत भाषा होती है, जो कि ऋषि मुनि विद्वान कवियों ने समय के अनुसार किया है इसकी उत्पत्ति। ठीक है, आर्य भाषा या देव भाषा, संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा या सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। ठीक है, ये सब संस्कृत भाषा के लिए ये कहा गया है। और वहीं सर्वप्रथम इसका जो प्राचीनतम जो उल्लेख देखने को मिलता है, तो सबसे, क्योंकि देखिए सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, तो उसमें जो जो भाषा का उपयोग किया गया तो संस्कृत भाषा का ही उपयोग किया गया। तो आप लोग समझ गए भाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति क्या है, मूल रूप से क्या है, भाषा धातु है, भाषा क्या है, हम जो भी अपने ध्वनि स्पष्ट रूप भाषा होती है, और इसके तहत हम एक दूसरे के बीच अपने विचार विमर्श कोई भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। भाषा ध्वनि सांकेतिक है। ठीक है, यह ध्वनि सांकेतिक होता है, यह यादृच्छिक है, यह रूढ़ है। ठीक है, भाषा एक रूढ़ होता है, यानी कि वो इसमें देखिए जैसे कि भाषा ध्वनि सांकेतिक है। ध्वनि सांकेतिक मतलब होता है जैसे हम कोई भी ध्वनि देते हैं वो भी भाषा होती है। ठीक है, या कोई हम संकेत देते हैं, जैसे वो भावनाओं को समझ गया ना, चाहे बिना बोले भी भावनाओं को समझा जाता है। ठीक है, वो ध्वनि सांकेतिक होता है। भाषा यादृच्छिक संकेत के यहाँ ये अर्थ और उसके तर्क संगत जुड़ाव नहीं रहता। यादृच्छिक मतलब उसके अर्थ जो उसका तर्क जो संगत एक दूसरे जुड़ाव नहीं रहता है। जैसे हम कुत्ता को कुत्ता पुकारा गया, कुत्ता को जो पुकारा गया, या गाय को गाय पुकारा गया। ठीक है, इसका कोई उससे अर्थ से उसके संबंध से लेना देना नहीं है ना, क्योंकि एक बार सबसे पहले कोई रख दिया होगा, वही हम लोग आज समाज उसी को स्वीकार लिया है, उसी को हम जानते हैं। अब अब क्या है, अगर हम कुत्ता कोई बोला तो अपने माइंड में यही आ जाता है कि हाँ 4 पैर हैं, कुत्ता जैसा छोटा, 2 कान, एक पीछे पूंछ, ये सब मतलब उसका आकार अपने दिमाग में छप जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब एक यादृच्छिक रूप से इसको हम दर्शाया गया है पहली बार। अब इसमें भाषा को ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं जो युगों और हमारे पूर्वजों से प्रयोग होते आए हैं, परंपरागत है, यानी कि ठीक है, भाषा का जो ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं यानी कि हम उसको बदलते नहीं हैं। ऐसे जो युगों युगों से हमारे पूर्वज लोग चलते आ रहे हैं, अब हम कुत्ते को कुत्ता ही बोलेंगे, अब उसका ट्रांसलेशन प्रोनाउंसिएशन करके कुछ भी बोल सकते हैं, डॉग रख दिए या अन्य नाम स्वान रख दिए संस्कृत में, तो मेन अर्थ सेम ही निकल रहा है ना। तो इन सब का वो है एक मतलब कि एक रूल होता है, उसको बदल नहीं। अब कुत्ता को गाय थोड़ी ना हम बोल देंगे, क्योंकि वो अलग चीज है, कुत्ता को कुत्ता ही बोलेंगे। ठीक है, तो वो रूढ़ शब्द होते। ये भाषा की परिभाषा अब तक इतनी थी। यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन इनको जानना जरूरी होता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से आपको सीडीपी वगैरह में देखने को मिलता है, क्योंकि भाषा जब बच्चा सीखता है किन किन चीजों से गुजरता है, वो सब चीजें इसमें दर्शाया गया है। और वहीं अगर आप कहीं उच्च शिक्षा में पढ़ेंगे तो इन सब चीजों को पढ़ना जरूरी होता है। अब भाषा के लक्षण कौन कौन से होते हैं? अब इसके प्रमुख लक्षण विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग बताए हैं। क्या क्या बताए? मंगल देव शास्त्री, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, 3 लोगों ने अलग अलग बताया है। ठीक है, मंगल देव शास्त्री बोलते हैं कि भाषा मनुष्य को उस चेष्टा का व्यवहार को कहते हैं जिसमें मनुष्य अपने
उच्चारणोपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को पूरा करता है। ठीक है, जिससे पूरा करता शरीर के अंगों से अर्थात मुंह, जीभ, दांत आदि के माध्यम से प्रकट करता है। मंगलदेव शास्त्री के इनके कहने का मतलब है जो हम मनुष्य भाषा बोलता है वो अपने मुख से बोलता है और उनके जैसे जीभ, जैसे दांत, इन सब चीजों से अपने सांकेतिक रूप से अपने विचारों को प्रकट करता है। उच्चारणोपयोगी इन सब चीजों को मिलाकर वो मुख तक ही सीमित उन्होंने बताया है। ठीक है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कहना है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति के आदान प्रदान, यानी कि दो मनुष्यों के बीच जो आदान प्रदान होता है वह भाषा कहलाता है। श्याम सुंदर दास तो एकदम लिमिटेड कर दिए, क्योंकि पशु भी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि हम समझ ना पाए लेकिन वो अपना अपना समझते हैं, ऐसा मानते हैं। लेकिन यहाँ श्याम सुंदर दास का भले उसका स्पष्ट अर्थ हम लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि वो लोग भी अपने कहीं ना कहीं रूप से वो बोलते ही हैं, तो उस हिसाब से उसको भी भाषा मानते हैं। लेकिन डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार वो भाषा नहीं मानी जाती है। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा क्या बोलते हैं, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव विचार, यानी कि जो हम ध्वनि संकेत करते हैं उसको हम उसके जो उच्चारण कर रहे हैं ध्वनि को, उसको हम साथ साथ संकेत भी दे रहे हैं, अभिव्यक्ति अपनी प्रदर्शित कर रहे हैं, वह भाषा होता है। ठीक है, तो ये तीनों लोगों ने भाषा के लक्षण के रूप में बताया। भाषा की प्रकृति क्या ऐसी होती है, भाषा नदी, सागर, झील आदि की धारा प्रवाह की तरह चंचल होती है। भाषा विराम नहीं होती है। ठीक है, भाषा को कोई रोक नहीं सकता, भाषा को कोई तोड़ नहीं सकता, भाषा को कोई बांध नहीं सकता। ठीक है, भाषा एक अनंत है। ये सब भाषा की प्रकृति होती है। प्रकृति मतलब यह होता है कि वो किस रूप में हम उसको कर सकते हैं, आगे कैसे क्या होगा, वो भाषा की प्रकृति होती है। जैसे अभी आप लोग, जैसे जल की प्रकृति क्या होगी, जल एक लिक्विड के रूप में होता है, रंगहीन होता है और यह तरल पदार्थ होता है, इसको लुढ़काने पर लुढ़क जाता है, बह जाता है, ये प्रकृति होती है। ठीक है, उसके स्वभाव अभाव के बारे में यही सब भाषा की प्रकृति, यानी कि उसके गुण स्वभाव, ये सब भाषा की प्रकृति कहलाता है। ठीक है, इन सब चीजों को जब आप एक कॉन्सेप्टुअल चीज में पढ़े होंगे, कभी आप थ्योरी क्लास लिए होंगे या बीएड किए होंगे या डीएलएड किए होंगे या ग्रेजुएशन में भाषा का विकास या किसी चीजों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट रूप में पढ़े होंगे, तब इन इन सब चीजों को समझ में आएगा। अगर यदि आप 12th पर करके नए चीजों को आप आए हैं तो इन सब चीजों को नहीं अभी ऑब्जर्व कर पाएंगे, या तो आपका माइंड उस ऑब्जर्वेशन पे है, लेवल पे है, तो आप समझ पाएंगे। नहीं तो ये आपके, मैं समझ रहा हूँ ये चीजें अभी जितने मैंने बताई हवा के पल्ले आपको नहीं पड़ रहा होगा नए वाले लेवकों के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी वर्तमान में क्या होता है, वन लाइनर हम पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, लेकिन हमको सबसे पहले कंसेप्ट मजबूत करिए, तभी आप हर जगह बाजी मारेंगे, याद रखिएगा। तो ये भाषा की प्रकृति को मैंने रूप में बताया थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन यहाँ तक अभी क्वेश्चन नहीं आता है इन सभी पेपरों में। ठीक है, जो यूपीएसआई का, यूपी पुलिस का होता है, लेकिन इन सबको पढ़ना जरूरी होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी होता है। अब भाषा के विविध रूप देखिए, विविध रूप जैसे मुख्य रूप से इसको मुख्यतः 3 रूप, जैसे बोली हो गई, या परिनिष्ठित भाषा, या राष्ट्रभाषा। ठीक है, ये सब भाषा के रूप होते हैं। जैसे क्षेत्रीय क्षेत्र, जैसे अपने भारत में अलग अलग क्षेत्रों पर जाएंगे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग बोलियां मिलेंगी। ठीक है, अपने ही जैसे हिंदी में ही कई प्रकार की बोलियां मिलेंगी। हिंदी में उत्तर उत्तर भारत में जाएंगे तो आपको बघेली मिल जाएगी, बुंदेलखंडी मिल जाएगी, भोजपुरी मिल जाएगी, अवधी मिल जाएगी। ठीक है, ब्रज भाषा मिल जाएगी। ये सब बोलियां होती हैं क्षेत्रवार, जो कि हिंदी की ही बोलियां कहलाती हैं। उपभाषाएं जैसे हिंदी की हो गई, हिंदी की बोलियां के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारत में लगभग 650 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से जो ये बता रहा हूँ निवासियों, मतलब जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र के रूप में है, हिंदी की उपभाषाएं, ये वाला चीज यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये वाला चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन देखने को, यहाँ से मिलता है हम्म
यहाँ से आपको जैसे पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैं बता दूंगा जहाँ से आपसे क्वेश्चन बनने वाले रहते हैं। पश्चिमी हिंदी में जैसे खड़ी बोली आते हैं, इसकी पश्चिमी हिंदी में जैसे उत्तर जो पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र आता है, कन्नौज का क्षेत्र, झांसी, जालौन, हमीरपुर, हरियाणा, ये सब राजस्थान का क्षेत्र, ये सब पश्चिमी हिंदी क्षेत्र आते हैं। पश्चिमी हिंदी में जो बोलियां आती हैं, कितनी आती हैं? 5 आती हैं। खड़ी बोली आएंगी, ठीक है, खड़ी बोली कहाँ क्षेत्र बोला जाएगा? जैसे इसको अन्नम कौरवी के रूप में भी जाना जाता है, सर हिंदी या हिंदुस्तानी, और ये एनसीआर क्षेत्र में बोला जाता है खड़ी बोली, ठीक है, एनसीआर क्षेत्र यानी दिल्ली के आसपास जितने क्षेत्र हैं, नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, उधर मतलब दिल्ली का राजधानी क्षेत्र जो होता है वो खड़ी बोली के क्षेत्र में जाना जाता है। फिर आता है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का नाम से ही समझ रहे हैं, अन्य नाम अंतर्वेदी होता है। अन्य नाम क्या है? अंतर्वेदी। ब्रज क्षेत्र जो होता है जैसे आगरा, मथुरा, उसके बाद एटा, भरतपुर, अलवर, ये सब ब्रज भाषा के क्षेत्र में आते हैं। बांगरू क्या है? बांगरू भी बोली है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बांगरू आता है, इसको अन्य नाम हरियाणवी बोलते हैं। हरियाणा के क्षेत्र में बांगड़ू बोला जाता है, जिसको रोहतक और हिसार क्षेत्र में इसको बोला जाता है। अब आता है बुंदेली। बुंदेली समझ रहे हैं ना? ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र होता है ये सब, और उसके बाद कुछ मध्य प्रदेश के भी भाग आते हैं, जैसे झांसी, जालौन, ललितपुर हो गया, उसके बाद इधर आ गया हमीरपुर, विदिशा, होशंगाबाद, ग्वालियर, ये सब बुंदेलखंड के क्षेत्र आते हैं। बुंदेली, बांदा भी इसी क्षेत्र में आएगा। बांदा, महोबा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, विदिशा, होशंगाबाद, ग्वालियर, ये सभी क्षेत्र बुंदेली आते हैं, बुंदेलखंड के क्षेत्र में। बुंदेली भाषा वहाँ बोली जाती है। उसके बाद कन्नौज की आती है, कन्नौजी भाषा, कन्नौजी कन्नौज से आती है। ये सब पश्चिमी हिंदी के हो गए। फिर आता है पूर्वी हिंदी में 3 भाषा है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी अपना अयोध्या, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज ये सब होता है। पूर्वी हिंदी की अवधी। बघेली मतलब ये बघेलखंड, जैसे रीवा क्षेत्र हो गया, प्रयागराज का जो बॉर्डर है, रीवा क्षेत्र हो गया, बघेली हो गया। छत्तीसगढ़ी, रायपुर छत्तीसगढ़ में, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। फिर राजस्थानी हिंदी में आते हैं कौन कौन से? जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। जयपुरी के सारे राजस्थानी हिंदी के सारे नाम आपको पता है, ठीक है, जयपुरी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, ठीक है। जिसमें से जयपुरी जयपुर का, मेवाती मेवाड़ हो गया, मेवात हो गया, मारवाड़ी के जोधपुर, बीकानेर, मालवी जो होता है उज्जैन क्षेत्र का होता है। ये राजस्थान हिंदी की भाषाएं हुई। हिंदी की उपभाषाएं 6 होती हैं, ठीक है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत क्या आया? गढ़वाली, कुमाऊनी, पश्चिमी पहाड़ी, ये उत्तराखंड का क्षेत्र आता है, जिसमें गढ़वाली, टिहरी, कुमाऊनी, अल्मोड़ा, पश्चिमी हिंदी कुल्लू या कुल्लू मनाली, ये हो गए पश्चिमी पहाड़ी हिंदी के। छठवां आता है बिहारी हिंदी, ठीक है, क्या आता है? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में जैसे हो गया मगही, भोजपुरी, मैथिली, ये उत्तर प्रदेश के जो बिहार के सटे हुए क्षेत्र होते हैं वहां से ये लिया गया है। जैसे मगही हो गया पटना का, मगही जो होता है पटना या गया क्षेत्र हो गया। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, जैसे कि बलिया, उसके बाद ये गाजीपुर, कुछ वाराणसी के भाग, उसके बाद गोरखपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, उसके बाद जो भी बिहार के क्षेत्र आते हैं वो सब होते हैं। मैथिली जो होता है ये दरभंगा, मुंगेर, ठीक है। ये कुल मिलाकर ये 5 भाषाएं हुई, बोलियां जो भी थी क्षेत्रवार मैंने आपको बताया। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देख लीजिए। अब इसके आगे और भी बताएंगे। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी होगा। पूर्वी, अवधी, बघेली, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये दोनों याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको बिहारी हिंदी में सबको पता है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ठीक है, बिहार से बिहारी। उसके बाद परिनिष्ठित भाषा, ये इसके कोई इशू नहीं, इसको मत समझिए। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा का आशय राष्ट्र की भाषा से है, ठीक है। जो राष्ट्रभाषा एक भावात्मक क्षेत्र होता है, जो कि राष्ट्र का जो भी वर्तमान समय भारत जो भी संविधान है, भाषा राष्ट्रभाषा दर्जा, मतलब वर्तमान में राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है अपने भारत में।
जो कि सभी कामकाज उसी भाषा में किए जाते हो। ठीक है। उसके आगे देखते हैं हिंदी भाषा की बोली। ठीक है, आता है राजभाषा। राजभाषा जो होती है, जो राज्य के अपने अर्थ है, राज्य में जो भी सीमाओं के अंदर अपने काम कार्य, जो भी सरकारी कार्यभार होता है, उसी भाषा के रूप में स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकते हैं, संचालन कर सकते हैं, वो राज्य भाषा के अंतर्गत आता है। राष्ट्र मतलब एक स्टेट लेवल के लिए। संपर्क भाषा जो होती है, जो एक दूसरे के व्यक्तियों का विचार विमर्श होता है, ये संपर्क भाषा होता है। मातृभाषा अर्थ है यानी कि जो हमारे मातृभूमि से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि मूल रूप से सीधी बोली की परिस्थिति, मतलब कि जो अ, मुख्य रूप से परिवार या मूल रूप से बोला जाता है, उसे मातृभाषा के रूप में जाना जाता है। सभी भाषाओं की जननी या मातृ रूप से उसको ग्रहण करते हैं। मानक भाषा क्या होता है? मानक भाषा ये होते हैं जो टकसाली भाषा, परिनिष्ठित भाषा, नागर भाषा के नामों से जाना जाता है, जो कि पत्राचार, व्यवहार और शिक्षित वर्ग की शिक्षा से भाषा शुरू होती है। यानी कि मानक भाषा ऐसा होता है जिस भाषा में हम पढ़ लिख सकते हैं, पत्राचार कर सकते हैं, इन सब चीजों को मानक भाषा के रूप में जाना जाता है। क्योंकि देखिए, मानक भाषा हमारे संविधान में वार्षिक जो भी 22 भाषा है, उसको मानक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। शास्त्रीय भाषाओं का भी उल्लेख करना, ये सब मानक भाषा के अंतर्गत आता है। भाषा की कौन सी अनुसूची में? 18वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। उसके बाद भाग कितना है? भाग 17 में भाषा है, अनुसूची 8वीं अनुसूची में। विभाषा क्या है? विभाषा उस क्षेत्र की भाषा से कम व्यापक एवं कम बोली से विस्तृत होती है, उपभाषा भी कहते हैं। ठीक है। अब आता है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। आर्य भाषा, देव भाषा, लगभग प्राचीन आर्य काल से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, जिसपे आप लोग प्राचीन वेद जैसे हो गए, ऋग्वेद संहिता, उसके बाद रामायण, महाभारत, नाटक, इन सभी में भाषाओं का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, जो भाषा का विकास हो सबसे रूप में ये देख लीजिए। भाषा प्रकट रूप जो एक अपभ्रंश प्राकृत, पाली आया, फिर उसके बाद आया मगधी, मगधी, अर्ध मगधी, फिर हिंदी। ठीक है। इस प्रकार से भाषा को विकास के रूप में हम देख सकते हैं। फिर हिंदी भाषा का क्रम इसी अंतर्गत चलता है। सौरसेनी का क्षेत्र जो होता है, सूरसेन जनपद, मथुरा से लगभग मथुरा के क्षेत्र में बोला जाता है। ठीक, आसपास बोली जाती है। संस्कृत मुख्य रूप से मूलगढ़ जो उत्तराखंड के क्षेत्र में आते हैं, संस्कृत में आते हैं। 85 उत्तर पश्चिमी कश्मीर के आसपास की भाषा है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी। इसी 85 अपभ्रंश से मराठी भाषा की उत्पत्ति हुई थी। और जो भी जैन साहित्य लिखे गए थे, उसमें अर्धमागधी प्राकृत भाषा का उल्लेख किया गया था। ये देख लीजिए, यहाँ से देखिए अवहट्ट हो गया। यहाँ पर इस संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश से ही योग हिंदी का जन्म हुआ था। हिंदी भाषा का नाम हिंदी जो है ईरानियों के द्वारा देन है, क्योंकि पहले इसको सिंधी बोलते थे, सिंधी से हिंदी बोलने लगे। राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, यानी कि इसमें देख लीजिए भारतीय संविधान के यहाँ से पुस्तक 343 के अनुसार हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी लिपि देवनागरी है, इसको मान्यता दी गई थी। ठीक है। संविधान के वार्ड 343 के अनुसार जो हिंदी हमारी है राजभाषा के रूप में उल्लिखित है, राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में इसको मान्यता दिया गया, और जो कि उसकी देवनागरी लिपि जो है देवनागरी है। अब ये वाला चीज याद रखिएगा, जो ये कॉलम है इसको अपभ्रंश याद रखिएगा, क्योंकि देखिए सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन से उत्पत्ति होती है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, ब्रज व खड़ी बोली, ये सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पत्ति होती है। 85 अपभ्रंश से पंजाबी लहंदा, खस
ठीक है, खासा अपभ्रंश से पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली। उसके बाद महाराष्ट्र से मराठी हो गया, महाराष्ट्री ब्रांचड़, ब्रांचड़ अपभ्रंश से सिंधी, ब्रांचड़ अपभ्रंश से सिंधी। अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी। मागधी से बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। ये और ये तीन चीजें याद रखिएगा। अर्धमागधी से कौन को जैसे बघेली पूछ लेता है, कभी कभी अवधी या छत्तीसगढ़ी या पूर्व हिंदी इन सबसे पूछ लेता है, तो ये अर्धमागधी में आता है। मागधी में आपका पूरा मतलब कि वही बिहार वाला क्षेत्र, बिहार, बंगाल, उड़िया, असम। यहाँ तक अपना मतलब आराम से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय, नामकरण, इतिहास, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदी सिंधियों द्वारा लिया गया, ये सब ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, राजस्थान बांगरू, खड़ी बोली। पूर्वी में अवधी, बघेली, बिहारी, छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी में कुमाऊनी, गढ़वाली। उसके बाद बिहारी में मैथिली। उसके बाद भोजपुरी। और एक भाषा और था, तीन भाषाएं आती हैं, ये सब ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन वैसे तो ये हिंदी को पूरा इतिहास दिया गया है, नहीं आएगा। भाषा का समानार्थ क्या है, जवानी हिंदी। ये सब पूरा क्या मतलब साहित्य हिंदी, प्राचीन इतिहास में क्या हिंदी। अमीर खुसरो को खड़ी हिंदी बोली के जनक भी मानते हैं। ठीक है, खड़ी हिंदी, खड़ी बोली का जनक भी मानते हैं। आधुनिक हिंदी का जनक हरिश्चंद्र को मानते हैं। ये सब चीज याद रखिएगा। अब यहाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि मेन रूप से याद रखना है, जो इंडिया में हुआ था, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक कितने ही हुए हैं, ठीक है, 23 तक ही हुए हैं। ठीक है, 12वां 23 तक। पहला कहाँ हुआ था, ये डेट याद, ये डेट तो ऐसे नहीं पूछता, डेट मतलब सन ईयर ऑफ कब हुआ था, कब ईयर ईयर नहीं पूछता, कहाँ हुआ था ये जरूर पूछता है, कभी कभी पूछ भी सकता है, पर इसको याद रखें। पहला सबसे पहला नागपुर भारत में ही हुआ था, 1975 में शुरुआत हुई थी नागपुर। भारत में कितनी बार हुई थी नागपुर, 1975 पहला। उसके बाद तीसरा, ठीक है, उसके बाद 10वां। पहला, तीसरा, 10वां भारत में ही हुई थी। पहला नागपुर, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा भोपाल, 10वां भोपाल। ठीक है, ये भोपाल वाला याद रखिएगा, 10 से भोपाल भारत में। पहला हुआ था नागपुर भारत 1975 में। दूसरा पोर्ट लुइस कहाँ हुआ था, मॉरिशस में, 1976 में। फिर उसके बाद आता है 1983 में, नई दिल्ली भारत में होता है। फिर नेक्स्ट अगले ईयर 1993 में पोर्ट लुइस मॉरिशस। ठीक है, पहला भारत, दूसरा मॉरिशस, तीसरा भारत, मॉरिशस। 4 तक ये सीरियल चल रहा है, भारत मॉरिशस, भारत मॉरिशस। ठीक है, उसके बाद आता है 1996 में पांचवा, इसमें पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनाद और टोबैको, पांचवा में। ठीक है, फिर आता है छठा लंदन, छठा लंदन यूके में आता है। सातवां सूरीनाम, 7 से 7 से 7 सूरीनाम। ठीक है, 2003 में। आठवां, न्यूयॉर्क यूएसए। ठीक है, 9वां जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। 10वां भोपाल। उसके बाद फिर 11वां मॉरिशस, मॉरिशस में भी देख लीजिए 3 बार हो चुका है, और भारत में भी 3 बार हो चुका है। 12वां, 12 से फिजी, 12 से फिजी। ठीक है, 12वां 2023 में फिजी। तो इस प्रकार से फिर से याद रखिएगा, पहला भारत, दूसरा मॉरिशस, तीसरा भारत, चौथा मॉरिशस, फिर त्रिनाद एंड टोबैको, फिर उसके बाद यूके यानी कि लंदन में, फिर सूरीनाम, फिर यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, भारत, मॉरिशस, फिजी। इसको बार बार याद रखिएगा, लिखिएगा, तब आप समझ में आ जाएगा। एक बार रिकॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, पहला भारत हो गया, फिर दूसरा मॉरिशस, फिर भारत, फिर मॉरिशस। ठीक है, ये हो गया 10वां। पहला, तीसरा, 10वां याद रखिएगा, भारत में 3 बार हुआ था।
उसके बाद आ जाता है पांचवा में सबसे मतलब बड़ा आता है त्रिनाद एंड टोबैको। फिर छठा यूके, 6 यूके। सेवन से सूरीनाम, 7 से सेवन सूरीनाम। 8 से यूएसए, न्यूयॉर्क। 9वां जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। 10वां भोपाल भारत मॉरिशस। उसके बाद फिजी। ये आ गया हिंदी सम्मेलन। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब आता है भारतीय संविधान में 22 भाषाएं जो उल्लिखित हैं, कौन कौन सी भाषाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी भाषाएं हैं 22 भाषाओं में, याद रखिएगा। जो 22 भाषाएं हैं उसमें इंग्लिश कहीं नहीं है। ठीक, इंग्लिश नहीं है, इस चीज को याद रखिए, यही क्वेश्चन पूछता है। 22 भाषाओं को एक बार रिकॉल करिएगा, याद तो किसी को सबको नहीं होता 22 कौन सी भाषाएं हैं, पर यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, लेकिन इंग्लिश नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। हिंदी हो गया, संस्कृत, उसका मराठी, असमिया, उर्दू, कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला, पंजाबी, मलयालम, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी, कोंकणी, बोडो, मैथिली, कश्मीरी, संथाली, डोगरी और गुजराती। ये 22 भाषाएं हैं जो कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में और 17 भाग 17 में उल्लिखित है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। फिर 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर उसके बाद आता है 91वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं बोडो मॉस जोड़ा गया। फिर उसके बाद आता है नमक, लास्ट में आता है नमक। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषाएं लास्ट में जोड़ी गई। तो इस प्रकार से भी 22 भाषाएं को टोटल हो चुके हैं। हिंदी का विकास क्रम, ये चीज, ये जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसको ध्यान रखिएगा। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, जो कि ये इसी से विकास क्रम होता है। संस्कृत भाषा को देववाणी या हिंदी की आदि जननी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कि देवनागरी लिपि, जो हमारी हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी लिपि, जो कि सबसे प्राचीन लिपि है। ठीक, प्राचीन लिपि नहीं है, इसको सबसे प्राचीन नहीं बोलते। इसको जो इस लिपि को सर्वप्रथम कहाँ उल्लेख मिलता है, शिलालेख में मिला, तो जय भट्ट के शिलालेख में इसका मिला। ठीक है, हिंदी भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। और देखो, हिंदी भारोपी परिवार की एक भाषा होती है, ये इंपॉर्टेंट है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होती है। भाषा की लघुतम सार्थक इकाई शब्द होती है। भाषा की पूर्णतम इकाई वाक्य होती है। हिंदी विकास का सर्वाधिक योगदान अपभ्रंश भाषा का है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली है। विश्व में बोले जाने वाली भाषाओं का क्रम सबसे ज्यादा अंग्रेजी, फिर मंदारिन, तीसरी हिंदी भाषा होती है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछे तो वो होता है ध्वनि। ठीक है, क्या होता है, ध्वनि। लौकिक संस्कृत को संस्कृत भी बोलते हैं। कच्चायन पाली भाषा को सर्वप्रथम व्याकरण थे। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण तथ्य थे। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मुंडा संथाली भाषा का संबंध आष्ट्रिक भाषा परिवार से है। आगे जैसे राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत भाषा होती है। काका कालेलकर ने देवनागरी में आ के लिए 12 खड़ी का सुझाव दिया था। ठीक है, जो 12 खड़ी काका के क्यों आता, उसको काका कालेलकर ने ही सुझाव दिया था। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कौरवी भाषा के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में स्थित है। विश्व हिंदी सचिवालय मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, वो मॉरिशस में है। पाली भाषा का अन्य नाम मगधी है। जयपुरी को स्थानीय नाम ढूढ़ाड़ी से भी जाना जाता है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सर्वप्रथम नाम राजा राम मोहन राय ने ही सुझाव दिया था। उसके द्रविड़ परिवार की भाषाएं कौन कौन सी होती है, नीचे मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, तुलु, ये सब होती हैं। उसके बाद यहाँ से पाली भाषा का संबंध
बौद्ध साहित्य से, यानी कि पाली भाषा का संबंध है बौद्ध साहित्य जितने भी है पाली भाषा से में ही उनका उल्लेख किया गया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? ठीक है, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली। ठीक है, कितनी है? 3 हो गए, 3 6 9 11। शास्त्रीय भाषाएं कितनी? 11 हो गई हैं, पहले 8 थी अब 11। खड़ी बोली का क्षेत्र मुरादाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, उसके बाद हरिद्वार, मेरठ। कन्नौजी भाषा का कन्नौज, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद। ठीक है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। अच्छा, कौन सी एक लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती है? तो वो आप लोग देखे होंगे ब्राह्मी लिपि। पर देवनागरी बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें एक क्षैतिज रेखा होती है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। ठीक है, जिसे शिरोरेखा कहते हैं। भाषा लेखन के लिए प्रयुक्त चिन्हों का व्यवस्थित रूप लिपि कहलाता है। हड़ौती और उराड़ी पूर्वी राजस्थान की बोली होती है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान की बोली होती है। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी ओकार बहुला है। ठीक है, ओकार बहुला। अवधि उत्तर कौशल को बोले जाते हैं, यानी कौशल राज्य अयोध्या क्षेत्र को बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी दक्षिणी कौशल की बोली है। खड़ी बोली हरियाणवी और दक्षिणी आकार बहुला होती है। टा वर्ग बहुला बोली मेवाती, मालवी, जयपुरी के लिए बोलते थे। टा वहाँ बार बार टा वर्ग की ही वहाँ प्रोनाउंसिएशन होता है। उदासीन आकार बहुला बोली अवधी और बघेली होती है। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट तथ्य था, ये मैंने बताया। अब यहाँ से आ जाता है आपका प्रश्न। ठीक है, प्रश्न आ जाता है यहाँ से मैं आपको अभी मैं प्रश्न करवाता हूँ। तो दोस्तों ये उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि ये वाला अगर पढ़ लेते हैं तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर जगह पूछे गए और यहीं से पूछे जाएंगे और यहीं से फंसेंगे भी। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? पश्चिमी हिंदी की मैंने बताया था कौन सी भाषा होती है, पश्चिमी हिंदी की मैंने बताया था कौन सी? बांगरू। ठीक है, इसमें बांगरू हो जाएगा। ठीक है, बांगरू हिंदी पश्चिमी हिंदी की ये भाषा होती है। फिर उसके बाद हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो ये कौन सी? ये अपभ्रंश से आएगा। ठीक है, अपभ्रंश से, ये अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद आता है बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुई है? बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुई, यानी कि अपभ्रंश है, तो वो हो जाता है मागधी अपभ्रंश। ठीक है, मागधी अपभ्रंश। फिर वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक हिंदी के विकास का सही क्रम बताना है। ये जूनियर असिस्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक हिंदी तक का जो विकास है वो बताना है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक है, वैदिक संस्कृत आता है, फिर लौकिक संस्कृत आता है, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। बिहारी की रचना सतसई किस भाषा का प्रयोग है? सतसई में किस भाषा का प्रयोग है? तो वो ब्रज भाषा का प्रयोग है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भाषा का मूल शब्द को क्या कहते हैं? किसी भाषा के मूल शब्द को क्या बोलते हैं? तो ये आपको बताया गया था, मैंने बताया था, वो हमेशा तत्सम रूप होता है। ठीक है, तत्सम रूप होता है, जो कि संस्कृत का ही मूल रूप होता है तत्सम। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? ठीक है, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो ये हो जाएगा आशु भाषण। आशु भाषण। हिंदी भाषा की बोलियां हैं, तो हिंदी भाषा की बोलियां हैं तो 18 बोलियां हैं हिंदी भाषा में। ठीक है, 18 बोलियां हैं। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो वो मॉरिशस में। ठीक है, मॉरिशस में हिंदी का प्रयोग लिखने और बोलने में भी किया जाता है। सूर सागर किस भाषा की रचना है?
सूर सागर यह एक, ठीक है, ब्रज भाषा की रचना है। हिंदी भाषा के विकास के संबंध में यहाँ से निम्नांकित कथनों में एक असत्य है। ये टीजीटी का क्वेश्चन है, इसमें एक असत्य कथन है, तो इसमें कौन सा असत्य कथन हो जाएगा? हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है, ये गलत है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा नहीं है, हिंदी एक संयोगात्मक भाषा होती है। नंबर 12 पे आ जाते हैं, ठीक है। नंबर 12 क्वेश्चन पे, खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? खड़ी बोली का एक अन्य नाम मैंने बताया था ना, कौरवी। कौरवी होती है, कौरवी। सौर सैन्य अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? सौर सैन्य अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं विकसित हुई थी? ठीक है, पंजाबी तो होगा ही नहीं, 85 से मैंने बताया था, ठीक है, पंजाबी तो होगा ही नहीं, काट दो। बंगाली कहाँ आएगा? सौर सैन्य से 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? उदासीन आकार बहुला मैंने बताया था कौन सी बोलियां थी, तो उसमें आपको बताया था बघेली और अवधी। अवधी और बघेली उदासीन आकार बहुला होती है। यूपीएसआई का क्वेश्चन ये पूछा गया है। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरीय है? ठीक है, क्या है? विष्णुपुरीय है। इसमें कौन सी है? असमी। असमी भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरीय होती है। फिर आ जाता है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? एक राजस्थानी की बोली नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कौन सा आपका? ये बुंदेलखंडी या बुंदेली है, राजस्थानी की बोली नहीं है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप हिंदी और उर्दू मिश्रित यह होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ? पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ? पूर्वी हिंदी मैंने बताया था वही, ठीक है, किधर वाला? अपना ये जो बिहार उहार साइड वाला आ जाता है, उसमें अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ था। बिहारी हिंदी का विकास मागधी से हुआ था, ठीक है। ये खस हिंदी पहाड़ी हो गया, ब्राह्मण हो गया, जो अन्य होते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? ये क्वेश्चन मैंने बताया था, आकार बहुला, उदासीन बहुला, ये सब चीजें आकार बहुला होती है। तो इसमें कौन सी है? कौरवी। जो खड़ी बोली होती है वो आकार बहुला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है? तो ये कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, ये सभी होती हैं पश्चिमी हिंदी की बोली, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा सही। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन आपको उठेगा। वो जो मैंने थ्योरी बताया वहां तक पढ़िए, ठीक है, वो वहीं से क्वेश्चन ये उठाया गया है। इसमें यूपी पुलिस का दिखा रहा हूँ, यूपीएसआई के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जूनियर असिस्टेंट के, टीजीटी लेवल के, यानी कि इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में आए हैं उसका ये ऑब्जेक्टिव है, यानी कि पूरी चीज का ये निचोड़ है, और इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यानी कि भले आप थ्योरी न पढ़े लेकिन ये ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या रूप है? क्या स्वरूप है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताइए क्या स्वरूप है? मैंने बताया था ना, अपने भारत में राष्ट्रभाषा कोई भी भाषा को मान्यता नहीं दिया गया है। हिंदी जो है यह एक राजभाषा है, ठीक है, राजभाषा के रूप में इसको स्वरूप दिया गया है संविधानिक रूप से। अगर वैदिक रूप से बोले तो यह मातृभाषा के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सी हो जाएगा, राजभाषा। इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ? क्या बोला मैंने? मागधी अपभ्रंश से हुआ। तो ये कौन सा था? मगही। मगही भोजपुरी मैथिली, मगही भोजपुरी मैथिली, ये मागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी सौरसेनी, ये चीजें अपभ्रंश से
निर्मित हुई हैं। ये चीजें मैंने बताई, इसको ध्यान रखिएगा। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? ठीक है, अपभ्रंश के पहले क्या आता था, क्या आता है? प्राकृत, पाली, फिर अपभ्रंश। प्राकृत, पाली, अपभ्रंश क्या आता है? 23 का क्या सही हो जाएगा मैंने बताया, तो वो आपका प्राकृत। ठीक है, 23 का इसमें पाली प्राकृत अपभ्रंश आता है, गलत ये सब मत कीजिएगा। सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली आता है, फिर प्राकृत आता है, फिर अपभ्रंश आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्राकृत इसमें सही हो जाएगा। इनमें पूछा है मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? ठीक है, कौन सी है मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा, इसमें से कौन सी है? तो ये मैंने बताया बांग्ला, यानी कि बंगाल वाले जो भी बिहार से लेकर बंगाल वाले क्षेत्र तक मागधी में आते हैं, असमी, उड़िया सब मागधी में आते हैं। ठीक है, ये मागधी वाले में ही आएंगे। आगे है, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? सबको पता है आंध्र प्रदेश। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ, यानी कि भाषाई आधार पर ये सबसे पहले आंध्र प्रदेश का हुआ था, और उसके पहले भी, यानी कि पहले जो भी राज्य थे उसमें से आया। फिर आ जाता है, इनमें हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? पहले बताया कौन सी परिवार का? भारोपी। कौन सा है? भारोपी। द्रविड़ वाला नीचे वाला, नीचे वाला कौन सा मैंने बताया? कन्नड़, तेलुगु, तेलम, मलयालम, ये सब मैंने द्रविड़ वाला भाषा परिवार बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये करंट के लिहाज से सही क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई है? तो अलीगढ़ में स्थापित की गई है। कहाँ? अलीगढ़ में। इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली गई है, तो वो बघेली जो है अपभ्रंश जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से निकाली गई है। उसके आगे आ जाता है 29 नंबर क्वेश्चन पर, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? पूर्वी में छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली तीनों आती हैं, पर भोजपुरी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? कौन सी राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? मैंने बताया सब में हिंदी है, इसमें एक में नहीं है, तो असमी। ठीक है, असम में हिंदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया है? ठीक है, 31 क्वेश्चन पर आ जाता है, कितने वर्षों तक यह हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक यह किया गया है? तो कितने वर्षों तक किया गया है ये 15 वर्षों तक। ठीक है, 15 वर्षों तक इसको फिर बढ़ाया जाता रहता है। ठीक है, आगे है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, उपयुक्त प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 343(1) में जो है, इसमें संविधान, भारतीय संविधान में जो वर्णित हमारी संवैधानिक राजभाषा कौन सी होगी? हिंदी, जिसकी देवनागरी लिपि, ठीक है, देवनागरी लिपि है। लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। ये संविधान के 343 आर्टिकल 343(1) में इसका उल्लेखित किया गया है। आगे है, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ? तो ये उत्तरी रूप में हुआ। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? ठीक है, पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ था? तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ था, पश्चिमी का सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। ठीक है, उसके बाद अपना ये मागधी जो होता है,
ये इधर का बिहारी हिंदी का। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल नहीं है? 8वें अनुसूची में 22 भाषा है। नेपाली इसमें कहीं नहीं आता, इसको मत पढ़िएगा। नहीं, नेपाली है, नेपाली है, नेपाली है, नेपाली मणिपुरी ये है। इसमें तुलु तुलु कोई भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी 36 का डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? कौन सी ऐसी एक बोली है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो वो मैथिली जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है या केवल बिहार में बोली जाती है। ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा इसमें से निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो इसमें आप लोग देखेंगे जो काव्य भाषा है ब्रज भाषा में ही प्रचलित, जैसे सूरदास का हो गया, बिहारी का हो गया, ये सब ब्रज भाषा से ही संबंधित आते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आया है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यूपीएसआई के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख लीजिए 2021 में। अब आता है इनमें से कौन सी बोली टा वर्ग बहुला है? टा वर्ग बहुला है, ये क्वेश्चन मैंने बताया था। टा वर्ग बहुला है मालवी। मालवी जो है वो टा वर्ग बहुला होती है। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो ये हो जाएगा 500 से 1000 ईसा पूर्व। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ठीक है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो ये आपका सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपी परिवार की नहीं है? एक ऐसी कौन सी भाषा है जो भारोपी परिवार की भाषा नहीं होती है? तो वो होती है मलयालम। मलयालम भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? बिहारी हिंदी बोली का नाम क्या है? तो ये आपका मगही। ठीक है, मगही। इनमें से कौन सी भाषा भारोपी भाषा परिवार की शाखा है? कौन सी भाषा भारोपी भाषा परिवार की शाखा है? तो आर्मीनी। ठीक है, आर्मीनी ये भाषा जो है भारोपी भाषा की परिवार की एक शाखा होती है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी थी? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा तो वो वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत थी। आगे है 47 पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन थे? पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन से थे? तो कच्चायन, ये मैंने बताया था कच्चायन। बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? बनाफरी तो इसमें से हो जाएगा उपबोली कौन सी है? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, न कौरवी न ब्रज बघेली कहीं पढ़े ही नहीं है, तो इसमें इनमें से कोई है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं सही है। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो यह राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत होती है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? तो एक पत्रिका निकलती है, तो वो गगनांचल। ठीक है, गगनांचल के नाम से निकलती भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की एक पत्रिका है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो आगरा में है। ये चीज याद रखिएगा, आगरा में। संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो हो जाएगा आपका भारत के गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री। आगे संस्कृत किस परिवार की भाषा है? तो संस्कृत किस परिवार की भाषा है? तो आपका संस्कृत किस परिवार की भाषा है? वो आपका आर्य, आर्य, आर्य भाषा है। मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? तो मगही बिहार में बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से बोलियां किस बोली का विकास सौर सैन्य अपभ्रंश से हुआ? ठीक है, सौर सैन्य अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, सौर सैन्य अपभ्रंश से हुआ, तो वो बघेली। ठीक है, बघेली। दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार की हैं। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा नहीं है। ये क्वेश्चन आ चुका है। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो वह हो जाएगा ब्रांचड़। ठीक है, ब्रांचड़ अपभ्रंश से हुआ। 85 पंजाबी हुआ था। ठीक है, सौर सैनी पश्चिमी हो गया, मागधी हो गया आपका, ये भोजपुरी
ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी के वर्ग का नहीं आता, ठीक है, कौन सी नहीं आती, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी आती है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्रगत आते हैं? तो ये खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से? बार बार में आता है पश्चिमी हिंदी, सौरसेनी, सौरसेनी। ठीक है। हिंदी भाषा का आरंभ कब हुआ? हिंदी भाषा का आरंभ कब हुआ? 1000 ईसा पूर्व। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी जिसमें छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति आदेश देते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति आदेश देते हैं। उसके बाद आ जाता है केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो यह आगरा में स्थित है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में कौन सा शामिल नहीं है? केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, तो ये आपका निष्णात ये शामिल नहीं है। तुलु किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? तुलु किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? ठीक है, तुलु किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? तुलु किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? तो आपका हो जाएगा कौन सा? कर्नाटक में। तुलु वंश वहां जानते होंगे, तुलु वंश, वहीं से आप इसको जोड़ लीजिएगा। प्राकृत किस परिवार की भाषा है? प्राकृत किस परिवार की भाषा है? तो ये आर्य भाषा है। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? फिर क्वेश्चन रिपीटेड। तुलु। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। सिंधी भाषा विकास किस अपभ्रंश से हुआ? मैंने बताया फिर से, किस अपभ्रंश से हुआ? ठीक है, किस अपभ्रंश से हुआ? तो ब्रांचड़ अपभ्रंश से हुआ सिंधी का। छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की एक बोली है। गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? गोवा की मुख्य भाषा कौन सी है? तो आपका कोंकणी। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? तो राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? तो ये हिंदी है। ठीक है, कौन सी है? हिंदी है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश। मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से है? तो मैथिली का संबंध मागधी अपभ्रंश से है। ठीक है, बिहारी हिंदी वाला मैं बता। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? तो मॉरिशस में हुआ था। मॉरिशस में 3 बार बैठक हो चुकी है। पहला हो गया, उसके बाद दूसरा हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया, चौथा हो गया, उसके आगे आप बताइए कब हुआ था। ठीक है, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। पहला दिल्ली यानी भारत में हुआ था, दूसरा मॉरिशस, तीसरा भारत, चौथा मॉरिशस। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। लास्ट वाला कहाँ से हुआ था? फिजी, 12वां फिजी। फिर उसके बाद कहाँ हुआ था? 10वां भारत। ये सब याद रखिएगा। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये अमेरिका, न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। आगे है, पाली भाषा का संबंध निम्नलिखित से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? पाली भाषा का संबंध मुख्य रूप से किस साहित्य से जुड़ा हुआ है? तो ये बौद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ है। यानी कि बौद्ध साहित्य जो है पाली भाषा में लिखित है। ठीक है, निम्न से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? यानी कि संविधान संशोधन के 92वें संविधान संशोधन के तहत
3 भाषा जोड़ी गई थी, जिनमें से एक ऐसी भाषा जो इसमें नहीं जोड़ी गई थी। ठीक है, वो हो गया बोडो मोसो, यानी कि तमिल। तमिल नहीं है, तमिल नहीं, 4 भाषा जोड़ी गई थी जिसमें तमिल भाषा नहीं थी। काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा बनारस। बनारस। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ठीक है, तो हो जाएगा आपका बघेली। ठीक है, बघेली। हाड़ौती बोली है, हाड़ौती बोली है। हाड़ौती क्या है? एक बोली है, कहाँ की, कैसे है? तो ये आपकी बोली हो जाएगी, इसमें कौन सी बोली हो जाएगी? पूर्वी राजस्थान की। ठीक है, पूर्वी राजस्थान की ये बोली है। पाली भाषा का अन्य नाम क्या है? पाली भाषा का अन्य नाम क्या है? पाली भाषा का अन्य नाम आपका प्राकृत है। ठीक है, प्राकृत। मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो आपका मगही। ठीक है, मगही। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 5वां विश्व 8वां अमेरिका में हुआ था। ठीक है, 8वां अमेरिका में। 5वां बोल रहा है, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो त्रिनाद, पोर्ट ऑफ स्पेन। 5 से 5वां, 5 से पोर्ट ऑफ स्पेन, यानी कि त्रिनाद। त्रिनाद एंड टोबैको, 5वां 5। लहंदा का विकास किससे हुआ? लहंदा का विकास किससे हुआ? तो ये 85 से हुआ। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो वो कौन सी नहीं है? पहाड़ी बोली इनमें से नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सी पहाड़ी बोली नहीं है? तो ये बुंदेली नहीं है। बुंदेली पहाड़ी बोली नहीं होती है। कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी होती है। पूर्वी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म कौन सा है? पूर्वी हिंदी की 2 बोली कौन सा सही है? तो पूर्वी हिंदी की अवधी और छत्तीसगढ़ी ये सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषा का उल्लेख है? तो ये 22 भाषाएं हैं। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकलती है? तो खड़ी बोली के मैंने बताया था, हमेशा सौरसेनी अपभ्रंश से निकलती है, जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत भी आती है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो भाग 17 में है। भाग 17 में है। 18 में आपातकाल है। 7 में सूची है। 8 में अनिर्णित है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का आयोग कब बना? वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का आयोग कब बना? तो ये आपको मैं बता दूं कब बना। ये 1961 में बना। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ये मीजो, कोई भाषा शामिल नहीं है। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? तो कौन सी इसमें से एक द्रविड़ भाषा है? तो ये 97 का कौन सा हो जाएगा? ये आपका तुलु। दक्षिण भारत की जितनी भाषाएं हैं द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? ठीक है, किस वर्ष संपन्न हुआ? तो 1973। ठीक है, 1973। पहला 1975 में। ठीक है, अवधि किससे संबंध है? अवधि किससे संबंध है? अवधि पूर्वी हिंदी से संबंध है। 10 जनवरी को किस दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो यह विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, विश्व हिंदी रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये लंदन, यानी कि ब्रिटेन, लंदन में। ठीक है, लंदन में। एक बार रिकॉल कीजिए, 5वां कहाँ हुआ था? त्रिनाद एंड टोबैको। ठीक, 8वां यूएसए अमेरिका में। ठीक है, 6ठा लंदन ब्रिटेन में। ठीक है, उसके बाद 12वां फिजी में। 10वां भारत में। पहला भारत में, दूसरा मॉरिशस में, तीसरा भारत में, चौथा मॉरिशस में। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे से याद करते रहिए, रटते रहिए, बार बार आ जाएगा। असम की राजभाषा कौन सी है? असम की राजभाषा असमी है। ठीक है, असमी है। ठीक है, 102 के असमी। भाषा पत्रिका का प्रकाशक कौन है? भाषा पत्रिका के प्रकाशक कौन है? तो ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय।
हिंदी अनुवादों, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस भाषा के तहत कार्यरत है? तो किस भाषा के तहत कार्यरत है? तो राजभाषा विभाग के तहत ये कार्यरत है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? फिर से बार बार यही क्वेश्चन आ गया। तो भोजपुरी। भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के गृह मंत्री ये करते हैं। ठीक है, 106 का आपका ये हो जाएगा हिंदी समिति। ठीक है, हाँ, 106 का हिंदी नहीं, इसमें प्रधानमंत्री होना चाहिए। केंद्रीय हिंदी भाषा विकास के लिए गठित तो प्रधानमंत्री होना चाहिए, डी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर, 10 जनवरी, ठीक है, 21 फरवरी, 3 चीजें मैंने बताया। 14 जनवरी हिंदी दिवस, नहीं 14 सितंबर हिंदी दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? मैंने बताया था पहला और तीसरा भारत में हुआ था। ठीक है, भारत में हुआ था, 108 के डी। आ जाता है 109 क्वेश्चन पर, भारतीय भाषा परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय भाषा परिषद कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न उल्लेख मिलता है कि राजभाषा कुल मिलाकर वही अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया गया है? तो ये आपका 343 में, यानी भाषा संबंधी 343 अनुच्छेद में है। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष? ठीक है, 1983। पहला 1975, दूसरा 1976, तीसरा 1983। ठीक है, ये किया गया था। लास्ट 12वां 2023 में। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग आता है? तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत राजभाषा आयोग आता है। राजभाषा आयोग का गठन गृह मंत्रालय, गृह मंत्री। भाषा समिति का आयोग का गठन प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अनुवाद मिशन मैसूर में स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? केंद्रीय हिंदी समिति के जो होती है उसको अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। आगे है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो खासी, गारो खासी जयंती है, ये सब द्रविड़ की नहीं आती है, वो आती है उत्तर पश्चिम यानी कि पूर्वोत्तर राज्य। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, तो ये आपका मगही वगही कोई शामिल नहीं है, मगही भाषा शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें से एक कथन जो सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है तो ये आपको बताना है। तो इसमें असमी उड़िया का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ। असमिया उड़िया का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है, बिल्कुल ये गलत है, यानी कि यही सही नहीं है, बाकी सब सही। मागधी में कौन कौन से आते हैं? बिहारी हिंदी का 3 भाषाएं उपभाषाएं, असमी उड़िया ये सब आती है ये मागधी में ही। अवधी बघेली पूर्वी हिंदी सही, हरियाणा ब्रजभाषा उपभाषा नहीं है विकास की, सही। पूर्वी हिंदी विकास अर्धमागधी बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा का उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, प्राकृत पाली हिंदी, ठीक, संस्कृत प्राकृत पाली हिंदी, अपभ्रंश प्राकृत पाली हिंदी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आप पाली प्राकृत नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, इसमें डी वाला सही हो जाएगा। भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? इधर देखते हैं कौन शामिल नहीं है। तो आंध्र प्रदेश नहीं है हिंदी भाषा क्षेत्र में। बघेली बोली को केंद्र कहाँ माना जाता है? बघेली बोली का केंद्र रीवा, ठीक है, रीवा माना जाता है। गुजरात की राजभाषा कौन सी है? और गुजरात की राजभाषा कौन सी है? तो आपका गुजरात की राजभाषा गुजराती हो जाएगी। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ था। ठीक है, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा को कौन सा नाम दिया गया? कौन सा नाम दिया जाता है हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा को? कौन सा नाम? हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। पाली का प्रयोग किस धर्म के ग्रंथों में हुआ?
तो बौद्ध धर्म के ग्रंथों में हुआ। ठीक है, बौद्ध धर्म के ग्रंथों में हुआ। लहदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? लहदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो ये आपका 85। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का पत्रिका का नाम क्या है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय पत्रिका का नाम क्या है? तो ये भाषा है। ठीक है, भाषा। अवधि बोली के अन्य नाम क्या है? अवधि बोली का अन्य नाम कौशली है। भारतीय संविधान के 22 भाषाओं का आधिकारिक भाषा दर्जा दिया गया। जेल वार्डन पूछा गया। इसमें एक भाषा शामिल नहीं है, तो कौन सी शामिल नहीं है? तो भोजपुरी शामिल नहीं है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास संस्कृत से हुआ। हिंदी भारत की क्या है? हिंदी भारत की एक राजभाषा है, जो ठीक है राजभाषा है। उसके बाद ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? तो ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इसके बाद हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो सौर सैन्य अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बघेली बोली आपका ये रीवा, जबलपुर, कटनी यानी मध्य प्रदेश क्षेत्र, जबलपुर, इसमें सही हो जाएगा। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? ठीक है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? सबको पता है, यह अवधि में ही लिखा गया है। ठीक है, पद्मावत किसने लिखा है? यह आपका होमवर्क है, आपको बताना है कमेंट में। और इस प्रकार से पूरा ये चैप्टर खत्म होता हुआ मैंने थ्योरी बताया और एक क्वेश्चन भी बताया। टोटल 134 क्वेश्चन मैंने बताया, 134, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको आने को नहीं आएगा। ठीक है, मिलेगा नहीं, इससे अंदर ही आपको फंस जाएगा। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, वर्णमाला, जो भी अगला चैप्टर होगा, यानी कि एक वीडियो में एक पूरा चैप्टर हम खत्म करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको मस्त रहिए और उसका पढ़ाई करते रहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।